नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज हमारी बहस का विषय ये है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, क्या उसमें दागी नेताओं को शामिल किया गया? ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। इतना ही नहीं, जिनका विभाग बदला गया है उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया है। सरकार ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी की नई टीम में क्या दागियों को शामिल किया गया है? मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को मोदी सरकार में लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन कांग्रेस गिरिराज के घर से जुलाई महीने में चोरी हुए पैसों को लेकर सवाल उठाते हुए घेरने की कोशिश में जुट गई है। साल के अंदर उनके घर एक चोरी जब हुई थी, उन्होंने कहा कि 50-60 हजार की चोरी हुई, माल निकला तो 1.25 करोड़ का सामान उनके जब्त हुआ। इनकम टैक्स ने भी और उसके अंदर कार्रवाई करनी शुरू करी। हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई है? श्री गिरिराज सिंह के खिलाफ तो जिस घटना का जिक्र किया, अभी तक कोई केस नहीं है, कोई जांच नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो जांच कर लेती। चोरी के कुछ दिन बाद ही पटना पुलिस ने पैसे बरामद कर लिए थे। जांच में पाया गया कि गिरिराज सिंह के घर से जो 1 करोड़ रुपए चोरी हुए थे, असल में वो उनके भाई के थे। इस मामले में गिरिराज किसी जांच के दायरे में नहीं है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसे राजनीतिक आरोप ही सिर्फ मानते हैं आप? बिल्कुल 200% है। और कानून, वहाँ तो हमारी सरकार है नहीं, वहाँ तो सरकार है ये जदयू की सरकार है, इसलिए कानून अपना काम करे। कांग्रेस की लिस्ट में सिर्फ गिरिराज ही नहीं है। कांग्रेस ने टीडीपी कोटे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री बने वाईएस चौधरी को भी आरोपों के घेरे में लपेटा है। आरोप ये कि उन पर 300 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जिसके एनपीए 300 करोड़ से भी ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक के अंदर देनदारी इनकी अभी भी। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि मोदी साहब, आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? कंपनी घाटे में थी, उन्होंने अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर अकाउंट चल रहा है। अब ये कोई व्यवसाय करता था और बैंक के साथ उसका सेटलमेंट हो गया, तो ये कब से अपराध हो गया कि वो मंत्री नहीं बन सकते? कांग्रेस सदानंद गौड़ा के विभाग बदले जाने को लेकर भी पूछ रही है। गौड़ा को रेल मंत्रालय से हटाकर कानून मंत्री बना दिया गया है। सदानंद गौड़ा जी को रेलवे से हटा करके कानून में आपने केवल इसलिए भेज दिया कि उनके एसेट्स 9 करोड़ 88 लाख से बढ़कर के 20 करोड़ 35 लाख रुपए केवल 3 महीने के अंदर ही मंत्री बनते ही हो गए। तो मोदी जी, क्या आपने भ्रष्टाचार की वजह से इनको हटाया? गौड़ा की बढ़ी संपत्ति का खुलासा पिछले महीने हुआ था, जिस पर उन्होंने सफाई दी थी कि बेंगलोर में एक बिल्डिंग खरीदने के लिए बैंक से 8 करोड़ का लोन लिया था और 2 करोड़ रुपए किराया एडवांस में मिला था। लोकसभा में नामांकन के वक्त संपत्ति मेरे नाम पर नहीं थी। पारदर्शिता के लिए जून में पीएमओ कार्यालय को पूरी जानकारी दे दी गई। कांग्रेस ने आगरा से सांसद रामशंकर कथेरिया पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिन्हें कल ही मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि साफ सुथरी छवि का दावा करने वाले मोदी ने 23 से ज्यादा मामले वाले नेता को मंत्री क्यों बनाया है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये तीनों के तीनों उनके एफिडेविट के भरे हुए हैं। ये 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस से लेकर के और दूसरे जो भी आप सोच सकते हैं, शायद वो सारे के सारे केसेस इसके अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर कथेरिया पे क्रिमिनल केस है। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार ने फर्जी केस बनाए हैं और ये केस राजनीतिक आंदोलन के संबंध में है। कांग्रेस इन मंत्रियों को लेकर निशाना साध रही है, तो आम आदमी पार्टी ने जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नड्डा के कहने पर ही एम्स के ईमानदार अफसर का तबादला किया गया था। पार्टी पूछ रही है कि क्या ये उसी का इनाम है? तो सवाल यही है कि क्या मोदी मंत्रिमंडल में दागी नेताओं को जगह मिली इस बार? इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में दागी, ये आरोप आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने बिना जांच किए आरोप लगाए, क्योंकि सरकार ने सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी राजनीतिक पार्टियों से खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से संजय झा है हमारे साथ। संजय झा साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी और वो इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली का इस पर जवाब आ गया है और उन्होंने आपके तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। एक एक बात जो आपने उठाई थी उसकी सफाई दी है। तो सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी ने क्या बिना जांच किए ही ऐसे आरोप लगा दिए?
नेहा जी, अरुण जेटली जी का मैंने सुना था, उन्होंने क्या जवाब दिया है, बहुत ही कमज़ोर जवाब है। देखिए, वो उनकी सरकार है, वो तो सफाई देने की कोशिश ही करेंगे, लेकिन हकीकत को तो वो बदल नहीं सकते हैं। गिरिराज सिंह के घर में जो पैसा मिला था, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी जी को विरुद्ध करेंगे उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो देखिए, ये सरकार इन्हीं लोगों के, ये 5 लोगों के बारे में जो आपने दिखाया है वही नहीं है। संजीव बलियान मुजफ्फरनगर में उनको बुक किया गया था, वो इस कैबिनेट में है। निहाल चंद मेघवाल राजस्थान में उन पर बलात्कार का जो आरोप है उसके बाद वो कैबिनेट में है। सुरेश प्रभु जी आदर्श फ्लैट में उनका, आदर्श सोसाइटी में उनका एक फ्लैट है। अरे यहाँ पर तो यदि आप देखेगा तो इस कैबिनेट में जो उन्होंने नए लोगों को लिया है, गैर कानूनी उन्होंने काम किया हुआ है, उन पर आरोप है। संजय झा जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मुझे ये बताइए जो नाम आप लोगों ने दिया था अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं संजय जी, वो ऑब्जर्वेशन में ये था जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आपकी बात मैं मानूं भी तो अभी आरोप लगे हैं और उस आरोप को भी एक एक करके खारिज किया है। वायस चौधरी के केस में अरुण जेटली ने कहा कि बैंक के साथ सेटलमेंट हो गया है, तो उससे किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है। गिरिराज सिंह के मामले में सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह जो है उन पर किसी तरह की कोई जांच नहीं चल रही है। कठेरिया को लेकर के ये कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है। इस तरह के तमाम केसेस समाजवादी पार्टी की ओर से लगता है, जिसका जवाब मैं लूंगी। तो कहां पर ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि गलत लोगों को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में? आपको मैं वाईएस चौधरी का उन्हीं का एक नमूना देना चाहूँगा। देखिए, वाईएस चौधरी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एक सरकारी एक बैंक है, जो आम आदमी का एक बैंक है, वहाँ पर 300 करोड़ के वो डिफॉल्टर हैं। मतलब वो 300 करोड़ रुपयों को उन्होंने बैंक को वापस नहीं किया। मतलब वो पैसा आपका है, मेरा है, वो सब जो लोग आपके दर्शक हैं उन सब का वो पैसा है। और यहाँ यदि ऐसे शख्स को यदि आप सरकार में लेंगे तो किसी को ये विश्वास है कि सरकार नहीं, लेकिन संजय झा जी, ये तो साफ कर दिया वित्त मंत्री ने कि बैंक के साथ सेटलमेंट हो गया है, वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उनका अकाउंट रेगुलरली चल रहा है। ये बात बोली है उन्होंने। ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, संजय आप रखिए अपनी बात, एक मिनट, वो काउंटर देना चाहते हैं, उनका काउंटर देना चाहते हैं, मैं फिर आपके पास आती हूँ। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर संगीन आरोप भ्रष्टाचार के रहे, इसके कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उनको जब इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा, इसके बाद भी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए हैं और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मतलब आपका क्या नैतिक आधार बनता है कि आप भाजपा पर इस तरह के बेसिर पैर के आरोप लगाएं, जबकि आप स्वयं ही, आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। खुद की कथनी करनी में फर्क है। देखिए वीरभद्र सिंह जी ने साफ तरीके से ये उन्होंने सिद्ध किया है कि यहाँ पर एक राजनीतिक षड्यंत्र था। चुनाव के पहले उन पर आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र था, आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र था। चुनाव के बाद लालू यादव को समर्थन देने वाली पार्टी नहीं किया है। लालू यादव को आप समर्थन देते हैं, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए और उन पर सजा हो चुका है। अनिल बलूनी जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय झा साहब। वो ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सोच है उसके साथ नहीं मेल खाते ये नेता। संजय झा जी की हताशा समझ में आती है। बोलिए अनिल बलूनी। संजय झा जी की हताशा समझ में आती है, वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुसंधान के आरोप लगा रहे। कांग्रेस की हताशा समझ आती है, वो 44 पे पहुंच गए इसलिए परेशान है। कम से कम पता कर लेते संजय झा जी, कम से कम थोड़ा अनुसंधान कर लेते कि ये आरोप जो लगा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। प्रोफेसर रमा जो कठेरिया जी हैं, वो एक शिक्षक हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं। वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनके ऊपर पिछले कई सालों से बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह, सुनिए संजय जी, सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली है ना। गिरिराज जी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उनका पैसा नहीं था, एक एक पाई का हिसाब किताब दे चुके हैं। उनके भाई का पैसा था, इनकम टैक्स पता कर चुके हैं कि उनका भाई का पैसा कहां से आया, किस बैंक से विड्रॉ हुआ, वो भी पता कर चुकी है। गिरिराज जी वो आदमी हैं जो कि नीतीश कुमार के ऊपर सबसे पहले झंडा उठाए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे पहले झंडा उठाए थे। और वाईएस चौधरी, जिसके बारे में अभी भी वो कह रहे हैं कि वाईएस चौधरी जी ज्यादा का एनपी, वाईएस चौधरी जी का उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की अपील की थी, बैंक ने स्वीकार कर ली।
पैसा दे रहे हैं, लगातार उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। संजय झा जी सोचिए, देश की जनता आपको देख रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? आप पर संजय जी, इस देश को गुमराह मत कीजिए, समझिए जनता देख रही है, आपको देख रही है, कुछ शर्म रखिए। ठीक है, एक मिनट संजय जी देखिए, शालीनता के शब्द का प्रयोग कीजिए। आप लोग को संजय जी, संजय जी भाषा पर देखिए, संजय जी आप अपने भाषा पर संयम, बाकी मेहमान भी हैं, ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस। एक मिनट, भाषा को शालीन रखिए, आपकी संस्कृति, आपकी पार्टी का दर्शन देश की जनता देखती है। ठीक है अनिल बलूनी, रखिए आपने अपनी बात। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह जी। यशवंत सिंह जी, आज पहुंचा दिया यहाँ पर 44 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब दिया, तो उन्होंने कठेरिया जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और मंत्री बने हैं, उनके बचाव में ये बात कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बीजेपी का यूपी का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिस पर कोई केस न दायर किया हो, तो इस बात को तो आधार बनाया नहीं जा सकता। क्या वाकई में आप लोगों की सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है? नहीं, क्या उनका कहा था, फिर से रिपीट कर दीजिए। यशवंत जी, आज जब कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं रामशंकर कठेरिया को लेकर, फिर से रिपीट कर दीजिए। रामशंकर कठेरिया को लेकर जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं कि 23 केसेस हैं जो उन्होंने एफिडेविट दिए हैं उसके हिसाब से, उस पर आज मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये केसेस समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ इस तरह की बात कही है तो वो गलत कही है, और सरकार में जो मंत्री और जो सांसद होते हैं उनके आते ही आते उनका सारा चरित्र प्रमाण पत्र पेश कर दिया जाए, ये हमको लोकतंत्र में बात उचित नहीं लगती है। इसमें तो जो जिम्मेदारी सरकार से दी जाती है उसका आकलन उसके कार्यकाल में होता है। अब बच्चा पैदा हो और उसी समय वो बता दिया जाए कि ये देश का प्रधानमंत्री होगा और ये देश का भिखमंगा होगा, ऐसी ही चर्चा है। इस तरह की बातें, जब कोई मंत्री बनाया गया है तो उसको 6 महीने साल भर देखना पड़ेगा कि वो जनहित में काम सरकार जो है। नहीं, आपका स्टैंड मेरी समझ नहीं आ रहा है, मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन उसके बाद यशवंत जी सवाल ये है कि आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात का समर्थन कर रहे हैं या मोदी सरकार में जो मंत्री बने हैं उनके साथ हैं? चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जेपी नड्डा को लेकर के भी आज जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। एक सांसद के नाते उनको जो गड़बड़ लगी वो बात उन्होंने पहुंचाई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना काम किया और आज उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है, इसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है। एक सांसद होने के नाते उन्होंने किस मामले में पत्र लिखा, किस मामले में दबाव बनाया, किस मामले में ट्रांसफर के लिए कहा, किसके लिए कहा, यह जानना देश के लिए जरूरी है। संजीव चतुर्वेदी एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति पूरे हरियाणा के अंदर है और एम्स के सीवीओ के तौर पर उन्होंने छोटे मोटे नहीं कई भ्रष्टाचार के मामले, एक कैंपस एक्सपेंशन का घोटाला हुआ था जो वहां के एम्स के डिप्टी डायरेक्टर विनीत चौधरी ने किया था, उस मामले की 3,750 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे थे जिसमें इन्होंने कई लोगों को दोषी पाया था। एक बीएस आनंद सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है, उनको इन्होंने दोषी पाया था संजीव चतुर्वेदी ने। एक आईपीएस अधिकारी को इन्होंने दोषी पाया था शैलेश यादव को। ऐसे लोगों के खिलाफ जब ये कार्रवाई कर रहे थे, कांग्रेस का एमएलए है। देखिए, आज संजीव चतुर्वेदी और जेपी नड्डा का मामला कांग्रेस ने नहीं बोला, एक अशोक आहूजा कांग्रेस का एमएलए है जो वहां एम्स के अंदर नकली दवाइयां बेचता है अपनी दुकान से, उसके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाया था। ऐसे ईमानदार अधिकारी के बारे में जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री अभी बनाए गए हैं वो दबाव बनाते हैं और उस पे स्वास्थ्य मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये किस प्रकार का संदेश मोदी सरकार देना चाह रही है कि उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराई, उसी को आपने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। इसका जवाब और अभी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि गिरिराज सिंह के बारे में जो तर्क, जो इसके नहीं, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। गिरिराज सिंह के बारे में जो तर्क दिया जा रहा है, चोरी उनके घर में हुई, उन्होंने एफआईआर लिखाई कि हमारे यहां 50-60 हजार रुपए की चोरी हो गई, बरामद हो जाता है 1 करोड़ रुपए, तब वो कहते हैं हमारे भाई का पैसा है।
जब वो FIR दर्ज कराते हैं तो इस बात का उल्लेख क्यों नहीं करते हैं? क्या इस देश के लोगों को इतना मूर्ख समझा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है संजय सिंह जी, आपने दो अहम सवाल उठाए विजय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में मोदी कैबिनेट के विस्तार में दागी नेताओं को जगह दी गई है, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है वो बहुत कमजोर है अपने आप में? देखिए, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, इस पोल खोल अभियान में जो हम पिछले आधे घंटे से पूरा देश देख रहा है। मेरा तो कहना यह है कि जब मामला ये उठता है कि ऐसे लोग संसद में पहुंचे ही नहीं, ऐसे लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाए, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो जाती हैं। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि 3 साल से ऊपर जिनको सजा हो जाए उन लोगों के खिलाफ उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए, तब पूरी संसद एक हो गई थी और मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश भी जारी कर दिया था जिसको बाद में राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। अभी चुनाव आयोग ने अभी 2 सुझाव दिए हैं, इस पर सारी पार्टियां खामोश हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जो गलत एफिडेविट दे उसको 2 साल तक की सजा भी होनी चाहिए उसकी सदस्यता खारिज होने के साथ साथ। इसके साथ साथ चुनाव आयोग का एक और ताजा सुझाव है कि चुनाव घोषित होने से 6 महीने पहले अगर किसी नेता पर ऐसा कोई गंभीर आरोप भी लगता है जिसमें उसको संभावित सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसको फिर पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़े एक तरह से सुझाव हैं, इन पर सारी पार्टियां खामोश हैं। यानी सबके सब अंदर खाने, एक दूसरे की गलतियां या विपक्ष में बैठने के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन व्यवस्था साफ करने का कोई पहल नहीं करना चाहता। अनिल बलूनी जी, तो फिर ऐसे में सवाल है कि आपकी पार्टी भी इसमें अलग कैसे है? देखिए, याद कीजिए 2009 की बात हो या फिर 2012 जब मनमोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ था, आप लोगों ने सवाल उठाए थे, सलमान खुर्शीद पर सवाल उठाए थे, उस वक्त उन पर आरोप लगे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा इनाम देकर के इनको एलिवेट कर दिया गया है, विदेश मंत्री बना दिया गया है, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, इन तमाम लोगों पर, और वो सिर्फ आरोपों के स्तर पर था, तब चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे। तो विपक्ष में बैठकर जो आप कर रहे थे आज वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, फिर आपको क्या परेशानी है? आप ही का काम कर रही है कांग्रेस अब। अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि क्या गिरिराज जी पर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज है देश के अंदर? क्या जो चौधरी जी हैं इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज है? सवाल तो उठ रहा है ना, अगर नरेंद्र मोदी की सोच एक साफ छवि वाले नेताओं को लाने की है तो क्या और कोई सक्षम नेता नहीं है? ये केवल आरोप का सवाल ये कि क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है उनके ऊपर। नहीं, अभी आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का उन पे मामला दर्ज है। पाकिस्तान भेज रहे थे वो हिंदुस्तान के लोगों को जो मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, और गिरिराज सिंह छुप के भाग गए थे। नहीं, देखिए, आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो उनका पैसे का मामला है उसमें कोई केस उनके ऊपर दर्ज नहीं है, ना वो इसमें पूरे मामले में कई पार्टी है। मिस्टर चौधरी जी जो हैं उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, और कठेरिया जी के ऊपर जितने भी केस हैं आप रिसर्च कर लीजिए, सारे सभी के सभी उनके ऊपर जितने भी केस है वो सबके सब पॉलिटिकल है। आप जांच कर लीजिए, जितने भी केस है सारे के सारे राजनीतिक केस। 1 करोड़ रुपए सक्षम नेता नहीं मिला, आप ऐसे लोगों पर जा रहे हैं, ऐसे नेताओं की तरफ जा रहे हैं जिन पर सवाल उठे हैं, और वो एक मौका देता है कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का। कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अभी तक की सबसे स्वच्छ और सबसे क्लीन गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी की ये सरकार है, इसमें कोई भी दागी नहीं है, इसमें कोई आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। अनैतिक सरकार है ये, अनैतिक संजय जी, आपको तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर दिखाना चाहूंगा, आपकी पार्टी खाने भी देती थी, खाने देते हैं, तो पहचाने वाली बात। संजय जी, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है ना खाना खाने देता हूँ। एक मिनट संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल पूछने का काम तो मेरा है, आपको तो जवाब देना है। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। संजय जी, इस बात का जवाब नहीं आया ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसीलिए पूछ रही हूँ। आज अरुण जेटली ने जब आप लोगों तमाम आरोपों को खारिज किया तो उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कैबिनेट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं तय करते थे कि कौन मंत्री बनेगा, वो ऑर्डर कहीं और से आता था। यहां पर प्रधानमंत्री एक एक क्रेडेंशियल को खुद चेक करके लोगों को वहां रख रहे हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो तो वैसे ही कमजोर हो जाती है। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं, चलिए जवाब दीजिए।
देखिए नेहा जी, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते हैं। मैं खुलेआम एक चुनौती देता हूं अरुण जेटली जी को कि वकील होके बहकाने की कोशिश न करें। अपने सरकार के हैं वो, उनको तो बचाएंगे ही, लेकिन मेरे पास ये दस्तावेज है, ये सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय यूनियन का है, जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ते पहले अपने कैमरामैन को बोल दी दिखाने के लिए, एक हफ्ते पहले उन्होंने चौधरी साहब को नंबर 3 लेवल डिफॉल्टर हैं। ये कौन सा सेटलमेंट हुआ है, जरा उसके बारे में डिटेल्स तो दें। देखिए अरुण जेटली जी एक रेटरिक, एक स्पोक्स पर्सन भी रहे हुए हैं। हर चीज को खंडन करना उनका एक वैसे ही उनकी रणनीति होती है। सच्चाई और हकीकत का सामना करे जरा। हमारे पास दस्तावेज है, ये सिद्ध करता है कि चौधरी जी ने हमारे पैसे को लूटे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने उनको कैबिनेट में डाला है। क्या ये आपकी सरकार की असलियत नहीं है कि ए राजा उसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट में नहीं लेना चाहते थे, दबाव पड़ा, लेना पड़ा? क्या ये आपकी सरकार की हकीकत नहीं है कि सलमान खुर्शीद, उन पर आरोप लगे बावजूद उसके उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया? पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, आरोप लगे उन पर, वो बने रहे। जब बहुत प्रेशर पड़ा तब उन्हें जाना पड़ा। आपकी तस्वीर भी तो वही है और आप दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। सवाल मेरा यह है आपसे। वो एक मिनट, हम पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। निहाल चंद मेघवाल, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बोलते जाते हैं विमेन्स एम्पावरमेंट, और निहाल चंद मेघवाल जिन पर एक बलात्कार का आरोप है, उनको कैबिनेट में उन्होंने बचा के रखा हुआ है। संजीव बलियान को उन्होंने कैबिनेट में रखा हुआ है। करनी और कथनी बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए ये सरकार काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, पारदर्शिता हो, या मैं समझता हूँ यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हो, हर चीज में ये सरकार ने झूठ बोला है। सवाल उठा रही है और विजय ने भी ये बात कही कि जब मेरा एक सवाल है बिलोनी जी से, मैंने भी वो कागजात देखे हैं, ये वाईएसआर चौधरी वाले, उसमें जो कांग्रेस ये वाईएस चौधरी के, जिसमें उसमें उसके अंदर लिखा हुआ है कि 28/10/2014 यानी 28 अक्टूबर का ये जो वो दस्तावेज है, जो ये उस बताता है कि 275 करोड़ या कुछ इतने करोड़ रुपए क्या डिफॉल्टर है। तो ये बताएं बिलोनी जी कि 200 ये 28 अक्टूबर के बाद सेटलमेंट हुआ या पहले सेटलमेंट हुआ? देखिए विजय जी, जो हमारी बात हुई, हमने चौधरी जी से बात की और जो जानकारियां मिली हैं, नहीं ये दस्तावेज है, नहीं देखिए तो उनकी जानकारी, सुनिए, उन्होंने जो हमको जानकारी दी है कि उनका सेटलमेंट काफी समय पहले हो चुका है और वो लगातार उनके इंस्टॉलमेंट को जमा कर रहे हैं। दिखा लीजिए। नहीं फिर वो ये दस्तावेज कैमरामैन को दिखाइए। देखिए लेकिन ये जो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है, मतलब वो तो आप कुछ क्लियर कीजिए ना सर कि वो दस्तावेज वो दस्तावेज झूठा है। नहीं, जो उनसे बात हुई, उन्होंने आज हमको उनकी बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने बिल्कुल जानकारी दी है, उनका सेटलमेंट बैंक से हो चुका है। इसमें मूल प्रश्न ये है कि क्या ये जो बैंक से, मान लीजिए 1 मिनट के लिए यदि डिफॉल्ट, किसी व्यवसाय का डिफॉल्ट हुआ और उससे रीसेटलमेंट के प्रोसेस में है, तो इसमें ये क्रिमिनल चार्जेस कहां से आ जाता है? इसमें यदि कोई मंत्री बन सकता है? नहीं, क्यों नहीं बन सकता? डिफॉल्टर का मतलब क्या है? डिफॉल्टर का मतलब कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नहीं उसमें तो बिजनेस में आगे पीछे होता है, उसमें बैंक से नेगोशिएशन होते हैं, इसमें कोई एक क्राइम वाली बात नहीं है। लेकिन एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता हैं। क्या नहीं है सर, आप मुझे बता दीजिए, कोई पॉलिटिकल आरोप लगा वो क्राइम नहीं है, ये हमने मान लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं। आप कह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर है वो भी क्राइम नहीं है। डिफॉल्टर की बात, डिफॉल्टर की यहाँ डिफॉल्टर की बात नहीं, यहाँ पर है बैंक से जो उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में जो लोन लिया था, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करके ये सभी लोग करते हैं कि बैंक के साथ जो एक नेगोशिएशन और रीनेगोशिएशन की प्रक्रिया ये चलती है। कि अगर सवाल उठ रहे हैं उस नेता पर, तो उन्हें मंत्री बनाने के बाद क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच से पीछे नहीं हट रहे, जब वो कहते हैं स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या आपको कोई और बेहतर नेता नहीं मिला मंत्रिमंडल में डालने के लिए? और संजय झा साहब, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं डालते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, एक पर आप बोलने को तैयार नहीं हुए। आज विपक्ष में है तो आप वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी किया करती थी जब बीजेपी विपक्ष में थी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, वक्त मेरे पास कम है। संजय सिंह जी, मैं आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि क्या इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दरअसल एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कब कौन सत्ता में बैठा है और कौन विपक्ष में?
इसमें तो कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो कोयला घोटाला हुआ, CWG घोटाला हुआ, 2G का इतना बड़ा घोटाला हुआ, हजारों करोड़ लाखों करोड़ के घोटाले हुए, और उस समय भी हम लोग देखते थे कि इसी प्रकार की बयानबाजी सरकार की ओर से आ रही है। आज जो हालत है उसमें भी यही देखने को मिल रहा है। निहाल चंद पे बलात्कार का आरोप है, कोई मतलब नहीं। संजू बालियान पे दंगे का आरोप है, कोई मतलब नहीं। गिरिराज सिंह के घर में जबरदस्ती उनके भाई 1 करोड़ रुपए डाल के चले गए, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने FIR में नहीं लिखा कि 1 करोड़ रुपए गया है, उनके भाई ने FIR नहीं दर्ज कराई। काला धन है कि सफेद धन है, किस भाई का धन है, मुंबई वाले भाई का है कि पटना वाले भाई का है, किसी को कुछ पता नहीं। वो भी मंत्री बन गए, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे। और जेपी नड्डा का मामला तो बहुत ही गंभीर है। 3,500 करोड़ के घोटाले के मामले में जो व्यक्ति कार्रवाई कर रहा था, संजीव चतुर्वेदी जैसा ईमानदार अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसको ट्रांसफर करने की जो आदमी वक्त मेरे पास कम है, मुझे रोकना होगा। आपने रखी अपनी बात। एक प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, क्या एम्स घोटाले पर कार्रवाई हो पाएगी? एम्स के घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जवाब लूंगी इसका, लेकिन शिव शक्ति बख्शी साहब, एक प्रश्न का केवल उत्तर इनसे चाहूंगा मैं, कि आपके जो सरकार में मंत्री थे सोमनाथ भारती, उन पर महिला उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव का केस है, क्या आप उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे या नहीं? इसका जवाब आप दीजिए। पहली चीज तो ये कि एक नहीं 1000 बार हम बता चुके हैं, और उसका चिल्ला के हमने वीडियो फुटेज मांगा, कहीं तो दिखाओ आपकी। नहीं, केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, आप देंगे या नहीं देंगे? भारती जी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अरे दिल्ली महिला आयोग में केस चल रहा है, लोगों के लिए एक इलाके में जहां सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चल रहा था, जहां पर सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चल रहा था, नहीं उन पर केस है, आप देंगे टिकट या नहीं? सेगमेंट है, इसमें आरोप प्रत्यारोप पे नहीं पड़ेंगे। एक तस्वीर तो साफ है, जब अपनी बात आती है तो सब डिफेंड करते हैं, उससे ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन मलूनी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे जैसे आप लोगों की सरकार आगे बढ़ रही है, क्या जो एक मिथ था, एक भ्रम था कि ये सरकार अलग होगी, वो लगभग अब हर मायने में टूटता जा रहा है, और शायद उसका एक उदाहरण ये है जो विस्तार हुआ है। देखिए नेहा जी, मैं आपके देखिए कांग्रेस के लोगों को तो आरोप लगाना है, विपक्ष में बैठे उनका कार्य है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की जो सरकार है, ये करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। यहाँ करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारा भी आदमी हुआ, भ्रष्टाचार हमारा, बाहर का सब बाकी केसेस की बात होगी तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे हमारा खामोश रहेंगे। नेहा जी मुझे कहने दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप चुनाव सुधार के पक्ष में हैं। बिल्कुल, चुनाव सुधार भी हो, और साथ में आप देखिए, अच्छा ठीक है, तो देखना होगा चुनाव आयोग को आप कितने अधिकार देते हैं, क्योंकि ये बात कांग्रेस ने तो की नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, और जैसा विजय बता रहे थे 3 साल की सजा वो ना हो, उसके बाद चुनाव लड़ सके वो नेता, इसके लिए कानून तक ले आए थे। राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ा। तो संजय झा साहब, अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए जब हम दूसरों से सवाल पूछते हैं। लेकिन मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।